क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत अभी से शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में नजर आया है, चुनावी चक्करलस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। गंगा जल का नाम लेते ही आपके जहन में एक धार्मिक आस्था यकीनन उभरने लगती होगी। गंगा जल यानी मोक्ष, गंगा जल यानी शुद्धिकरण। लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में शुद्धिकरण का जिम्मा कांग्रेस ने उठा लिया है। आपने पहले कभी सियासत का शुद्धिकरण ना देखा होगा, ना सुना होगा, तो देख लीजिए जहां कांग्रेस गंगा जल लेकर निकल पड़ी है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पर। इस शुद्धिकरण पर अब सियासत भी होने लगी है। आप भी देखिए उपचुनाव की 27 सीटों पर पवित्र अपवित्र का सियासी खेल। गंगा जल हाथ में लेकर कांग्रेस भी इसी मूड में नजर आ रही है। गंगा जल की सौगंध खाली है, संकल्प भी ऐसा वैसा नहीं, सीधा शुद्धिकरण का। लेकिन उपचुनाव में इस बार शुद्धिकरण की सियासत देख लीजिए, पवित्र अपवित्र का सियासी खेल देख लीजिए, जहां बीजेपी ने भी चुटकी ली। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कांग्रेस पर पलटवार किया है। सीधे कह दिया है, पहले कांग्रेस अंतःकरण का शुद्धिकरण कर ले। कांग्रेस ने बीड़ा उठा लिया है कि भाई उपचुनाव तो जीत कर ही रहेंगे, फिर चाहे जो तरीका अपनाना पड़े। और लीजिए, जीत के इसी मंत्र से गंगा जल लेकर कांग्रेस के ये कार्यकर्ता निकल पड़े हैं उपचुनाव की 27 विधानसभा सीटों को शुद्ध करने। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत आज इंदौर शहर से होने जा रही है। आप सभी को पता है जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त करके जो भाजपा ने सरकार बनाई है, वो जिस तरह से अनैतिकता दिखी है और जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई है, उसके लिए हिमांशु यादव जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से शुद्ध के लिए युद्ध योजना बनाई, जिसके अंतर्गत जो 27 विधानसभाओं में चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, वहां पर इनकी पूरी टीम पूरी जाएगी। तो ये है कांग्रेस का उपचुनाव में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जहां कांग्रेस पूरे दिलोजान से जुट गई है, जो बार बार बिकाऊ कितने टिकाऊ के साथ अब जनता के दरबार में राजनीति को अपवित्र करने वाले, अशुद्ध करने वाले विधायकों पर तंज कस रही है। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को तिलांजलि देकर बीजेपी ने राजनीति की शुचिता को अशुद्ध किया है, जनता के विश्वास को तोड़कर उस क्षेत्र की गरिमा को अपवित्र किया है। उसे कांग्रेस गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करेगी और उसी के नाम से शुद्ध के लिए युद्ध है। इसमें गंगा जल भरा हुआ है और ये उन उपचुनाव होने वाली जो विधानसभा हैं, वहां जाकर उनको शुद्धिकरण करेंगे। इंदौर से ये अभियान शुरू किया गया है। जाहिर सी बात है, सांवेर के संग्राम को कांग्रेस जीतना चाहती है, जहां सिंधिया और तुलसी सिलावट की साख दांव पर लगी है, जो जनता के दरबार में इस गंगा जल की सौगंध लेकर ये भी बता रही है कैसे कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र हुआ। और वहां पर जनता को बताएगी कि किस तरह के कारनामे भाजपा की सरकार ने करे हैं और 15 साल में जो कमलनाथ जी की सरकार की उपलब्धियां हैं, हमारी कांग्रेस सरकार की, उन उपलब्धियों को जनता तक ले जाया जाएगा और भाजपा का भ्रष्टाचार उजागर किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये लोग किस तरह से ये लोग सत्ता पे काबिज हुए हैं। ऐसी कोरोना जैसी महामारी को भी नजरअंदाज करते हुए जिस तरह सत्ता पर हक हासिल करा है, वो जनता के सामने लाएंगे और पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोगी बनेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव के बाद अब कांग्रेस ने इसे हर हर गंगे, घर घर गंगे का नया नारा भी दिया है। हर विधानसभा पर गंगा जल छिड़का जाएगा। सवाल है कि क्या उपचुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगा। वहीं इस अभियान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। वो तो ये कह रही है कांग्रेस का आखिरी वक्त आ गया है, तो गंगा जल जरूरी है। हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता और पुराणों में भी उल्लेख है कि अंतिम समय व्यक्ति को गंगा जल प्रदान किया जाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को अब इस उपचुनाव में चूंकि उनकी अंतिम बेला है, तो गंगा जल की स्मृति आ रही है, तो उनके इस अभियान का हम अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। बीजेपी तो कांग्रेस में एक एक महारथी के सपूतों के बीच
गृह युद्ध का ही अंदेशा जता रही है। और जहां तक शुद्ध के लिए युद्ध है, मुझे लग रहा है कि अभी तो कांग्रेस पार्टी एक दूसरे तरह का युद्ध लड़ने लगी है। इस युद्ध के अंदर एक तरफ नकुलनाथ का रथ है, दूसरी तरफ जीतू पटवारी जी का रथ है, तीसरी तरफ जयवर्धन जी का रथ है। अभी तो ये सारे रथी जो हैं ये आपस में युद्ध लड़ने में लगे। सियासत में धार्मिक आस्थाओं को सियासी पार्टियां अक्सर भुनाती हैं, चाहे राम के नाम पर रार हो, और अब गंगा जल भी तो धार्मिक आस्था से जुड़ा है। तो सवाल है कि क्या हिंदुत्व कार्ड से ही जीता जाएगा ये उपचुनाव? इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के बाद अब रामराज का सवाल। 27 सीटों के उपचुनाव के पहले मध्य प्रदेश में छिड़ा नया सवाल, रामराज कैसे आएगा, कौन लाएगा? बीजेपी का दावा गुड गवर्नेंस के साथ बीजेपी करेगी रामराज्य की स्थापना, तो कांग्रेस की दलील कि रामराज्य तभी आएगा जब कांग्रेस सत्ता में वापस लौटेगी। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के साथ रामराज की स्थापना पर उठने लगी सवाल। अयोध्या से 800 किलोमीटर दूर एमपी तक पहुंचा सवाल की वजह भी है। एमपी में 27 सीटों पर होना है उपचुनाव। जाहिर है इन 27 सीटों पर राम मंदिर का मुद्दा भी उछाला जाएगा और रामराज लाने का सपना भी दिखाया जाएगा। तो पहले मैदान में बीजेपी आई। बीजेपी ने दावा किया कि एमपी में की जाएगी रामराज की स्थापना। प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार हो रहा है। वो रामराज की स्थापना में मील का पत्थर साबित होगा। राम मंदिर का निर्माण महज ईंट गारे का मंदिर बनाने का मामला नहीं है, ये सांस्कृतिक प्रादुर्भाव का मामला है, ये राम राज्य की स्थापना का मामला है। और राम राज्य की जब बात करते हैं तो महज रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य संचार नहीं, ये तो हो ही, ये तो सहज सुलभ हो ही। इसके साथ साथ सामाजिक मूल्यों की स्थापना, पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, जो भारत के सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक तौर पर एक आदर्श स्थापित, मानदंड स्थापित करने का काम भगवान श्री राम ने अपने शासन में किया था, उनकी पुनर्स्थापना का काम। कांग्रेस की दलील ये है कि बीजेपी के राज में आपराधिक मामले बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। प्रदेश में अगर रामराज आएगा तो कमलनाथ सरकार की वापसी के साथ ही आएगा। मध्य प्रदेश के लिए कमलनाथ जी उपचुनाव के बाद आने वाले हैं और ये शिवराज जी का कहना सही है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे और रामराज्य की अवधारणा को चरितार्थ करेंगे। लेकिन राजनीति फिर राम की राह पर लौट रही है। दिलचस्प ये है कि अब राम पर सवाल नहीं, राम नाम की लूट मची है। बीजेपी से कांग्रेस तक राम नीति पर चलने का दावा, रामराज की स्थापना का दम। भक्ति में कौन बड़ा राम भक्त है, इसकी भी होड़ देखी है एमपी ने। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था राम मंदिर, तो था। हमने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बना रहे हैं। आओ, आप तो अपनी नीति स्पष्ट करो। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? आप जो कहते हो वो करते ही नहीं। रामराज तब आएगा जब मजदूरों को 400-400 किलोमीटर पैदल चल के, बच्चों को गोद में रख के, सामान उठा के इधर से उधर ना भटकना पड़े, तब हम मानेंगे कि रामराज आ गया। लोगों को समानता का अधिकार हो, अपनी बात को कहने का अधिकार हो, तब हम मानेंगे कि रामराज आ गया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से चिंता करेंगे और इस पर काम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तब हम मान लेंगे कि रामराज आ गया और मैं भी स्वागत करूंगा। राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने पर कांग्रेस मुख्यालय में सजा राम दरबार। अयोध्या भेजी जा रही है 11 चांदी की ईंटें। 27 सीटों पर क्या सियासी दंगल, इस बात पर भी होगा कौन कितना बड़ा राम भक्त। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में
अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी है। करिए थोड़ा सा इंतजार, हम इस छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सोशल मीडिया के जमाने में भी पॉलिटिक्स में बरकरार है पर्चा। उपचुनाव वाली विधानसभा सीट भांडेर में इन दिनों गुमनाम पर्चों की चर्चा जोरों पर है। पर्चे पर न नाम है न पता, लेकिन पर्चे के जरिए कांग्रेस से भांडेर में दावेदारी कर रहे फूल सिंह बरैया के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। इस सियासी पंचायत में आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, आखिर भांडेर में फूल सिंह बरैया से किसे है बैर? क्या है यहां कांग्रेस का खेल? आप भी देखिए भांडेर में पर्चे का सियासी पंचनामा। गुमनाम पर्चों ने भांडेर की सियासत में भूचाल ला दिया है। पर्चों पर प्रचार नहीं बल्कि दुष्प्रचार हो रहा है। भांडेर की इस पर्चा पॉलिटिक्स के कौन किरदार हैं? इस राज का कौन राजदार है? ये राज अब भी राज है। तो पर्चे में ऐसा क्या है? तो इस पर्चे में निशाने पर हैं फूल सिंह बरैया। बहुजन संघर्ष दल से कांग्रेस में शामिल हुए फूल सिंह बरैया, जो भांडेर सीट से कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं। अब पर्चे की पंचायत भी समझ लीजिए, जिसमें फूल सिंह बरैया के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। इस पर्चे के जरिए यह बताया जा रहा है कि बसपा में रहने के दौरान कैसे सवर्ण समाज के खिलाफ फूल सिंह बरैया ने झंडा बुलंद किया था। ऐसा है कि अभी उपचुनाव नज़दीक आ चुके हैं और ये पर्चे की राजनीति भांडेर क्षेत्र में बहुत व्यापक रूप से चल रही है। अब इस पर्चे का पोस्टमार्टम या कहीं पंचनामा किया जाए तो इस पर्चे पर ना तो किसी संगठन का नाम है, ना ही किसी व्यक्ति का। तो क्या ये कोई सियासी चाल है? अब इस पूरी चाल को समझने के लिए उस चौसर की चालों को समझना जरूरी है, जहां कांग्रेस में कई दावेदारों के नाम इस सीट से आए हैं। कांग्रेस से विधायक रक्षा सरोनिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी, तब ये सीट खाली हुई थी। इस सीट पर कांग्रेस के कई दावेदारों ने टिकट पाने का सपना संजोया होगा। तो क्या फूल सिंह बरैया की एंट्री से कांग्रेसियों को बैर है? चर्चा तो यह है कि ये कांग्रेस नेताओं की बिछाई गई बिसात है। देखा गया है कि अधिकांश कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोग बेनाम या नाम से गुपचुप तरीके से पर्चों का वितरण क्षेत्र में कर रहे हैं और इसका असर भी कांग्रेस पार्टी में ही होने वाला है, क्योंकि वो गोपनीय रूप से जो पर्चे का सार है वो कांग्रेस को ही प्रभावित करेगा। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए ही ये दुखदाई और कष्टदायी रहेगा। पर्चे के पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? कांग्रेस पार्टी तो इस पर्चा कांड का पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है, जो कह रही है ये कांग्रेस से एक खास वर्ग के वोटर को नाराज करने का हथकंडा है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि भांडेर में उपचुनाव होना है तो वो इस तरीके षड्यंत्र करके कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि दलित वर्ग और बहुसंख्य वर्ग कांग्रेस के साथ है। तो वो इस तरीके का प्रचार करके कि कांग्रेस करवा रही है, जिससे दलित वर्ग और बहुसंख्य कांग्रेस से दूरी बना ले। अब इन पर्चों के पीछे की राजनीति को समझने के लिए भांडेर सीट के जातिगत समीकरण को समझते हैं, जहां एससी के लिए आरक्षित भांडेर सीट पर सबसे ज्यादा एससी वोटर है, जो नतीजों को प्रभावित करते हैं। दूसरा अहम रोल है ब्राह्मण वोटर्स का। इन पर्चों की सियासत में आखिर गुमनाम राज क्या है? फायदे और नुकसान के सौदे में पर्चे की जादूगरी आखिर कौन कर रहा है? दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा कभी उमा भारती की उम्मीदवारी के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस बार बड़ा मलहरा की चर्चा दल बदल को लेकर है। प्रद्युम्न सिंह लोधी का कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आना, कांग्रेस का दल बदलू का आरोप लगाना, बड़ा मलहरा का बड़ा सवाल क्या होगा? या हमेशा की तरह जातिगत समीकरण ही सियासत की इबारत लिखेंगे? देखिए इस रिपोर्ट में।
छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस बीजेपी अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी है। लेकिन बड़ा मलहरा में जीत उस पार्टी की झोली में आती है जो जातिगत समीकरणों को साध कर उम्मीदवार तय करती है। हालांकि अभी चेहरा कांग्रेस बीजेपी किसी का भी तय नहीं है। उधर कांग्रेसियों की एक टीस जरूर है कि बड़ा मलहरा को हमेशा बाहरी विधायक मिला है। सवाल ये कि लोकल कैंडिडेट क्यों नहीं। हमेशा से बड़ा मलहरा में हमारे लिए एक बाहर का विधायक मिल जाता है, क्योंकि जातिवाद हमेशा आड़े आता है और जातिवाद के कारण बाहर से अन्य जाति का आ जाते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों की जो हमेशा मांग रही है उस पर कभी ऊपर से हमारे शीर्ष नेतृत्व का ध्यान नहीं रहा है और इस कारण से हमें अभी तक लोकल का कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पाया है। लोधी समुदाय से आने वाली मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की दिग्गज नेत्री उमा भारती बड़ा मलहरा से विधायक रह चुकी हैं। इस सीट पर उमा भारती की मजबूत पकड़ है, बल्कि उमा ने यहां जिसे भी टिकट दिलाया उसने जीत दर्ज की। लेकिन अब बड़ा मलहरा का वोटर खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। आम जनता को वादे नहीं, काम चाहिए और यहीं पर जनप्रतिनिधि फेल नजर आते हैं। सुनिए। बड़ा मलहरा क्षेत्र में जो भी नेता आते हैं तो बस वादे बस करते हैं, कुछ नहीं और होता, बिना विकास होता है। न कुछ मुख्यमंत्री आए थे, उमा भारती जी आई थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। वोट मांगने बस आ जाते हैं, वोट के टाइम पे याद आती है जनता की हम लोग की बस। और बड़ा मलहरा क्षेत्र से हम लोग तो और कुछ करते नहीं है, बात झूठी झूठी वादे करेंगे। क्या चाहते? अब जो भी नेता है वो विकास करे तो उन लोगों को वोट देंगे। वोट देने में क्या दिक्कत है, वोट तो हम लोग देंगे, लेकिन विकास करे तो वोट देने में मन भी लगता है। अब बड़ा मलहरा के समीकरण भी समझिए। दरअसल इस विधानसभा में लोधी और यादव समुदाय निर्णायक स्थिति में हैं, जबकि जैन और हरिजन समुदाय के वोटरों का भी बड़ा प्रतिशत है। 2,10,000 वोटर वाली इस विधानसभा में करीब 68,000 लोधी वोटर हैं, जबकि यादव वोटरों की संख्या 55,000 से ज्यादा है। तो दलित वोटर यहाँ करीब 24% के आसपास और जैन समुदाय का वोटर भी करीब 6% है। बड़ा मलहरा में मुख्यतः 3 वोट बैंक हैं, लोधी, यादव, ब्राह्मण और प्रभावी जो है जैन वोटर भी होते हैं। तो इनका यहाँ कॉम्बिनेशन जो जिस हिसाब से बना लेता है वो जीत के ज्यादा करीब होता है। बहरहाल तैयारियों में जुटे सियासी दलों की चुनौतियां कोरोना संक्रमण ने और बढ़ा दी हैं। ऐसे में सोशल मीडिया जंग का नया प्लेटफॉर्म बना हुआ है। यहाँ कांग्रेस दल बदल को मुद्दा बनाने की जुगत में है तो बीजेपी मलहरा के विकास का भरोसा दे रही है। अब आम जनता किस पर भरोसा करती है ये भविष्य के गर्त में छुपा है। छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।